केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले बात दो फाड़ की। आज सबसे पहले बात करेंगे छात्र हित का चोंगा पहनकर देश विरोधी राजनीति करने वाले कॉकरोचों की। दीपके की दंगाई टोली में दरार पड़ गई, ये खबर पक्की है। सीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है जिन्होंने जंतर मंतर पर लाठियां खाई, दीपके के एजेंडे के लिए वहां डटे रहे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दीपके पार्टी और अपने करीबियों का करियर सेट करने में लगे हुए हैं। मतलब कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दीपके स्वार्थी हो गए हैं। इसके बाद बात होगी अहंकार की। इसी तरह का अहंकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिर चढ़कर अब बोल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि झारखंड के सरकारी विभागों में अपने लोगों को सेट किया गया। मतलब जैसे दीपके ने अपने लोगों को पार्टी में पद दिए, वैसे ही सोरेन सर और उनके अधिकारियों के करीबियों को सरकारी नौकरियां और उन्हें बंदरबाट किया गया। बीजेपी की मांग यह है कि इस मामले से भी पर्दा उठना चाहिए। इसके बाद बात होगी पर्दाफाश की। पर्दा तो 2024 में यूपी के संभल में हुई हिंसक झड़प से भी उठ चुका है। जांच आयोग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि संभल हिंसा की प्लानिंग कई महीनों पहले से चल रही थी। जांच रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस साजिश का एपिक सेंटर थे और माना जा रहा है कि बर्क के भड़काऊ बयानों से ही संभल में सामाजिक संतुलन बिगड़ा था। इसके बाद बात होगी गाड़ी पलटने की और संतुलन बिगड़ने से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां माफिया सरगना अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अबान जेल में बंद अपने भाई से मिलकर लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। तो ये बड़ी खबरें होने वाली है, लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे छात्रों की आड़ में स्पॉटलाइट में आए उन तिलचट्टों की। तिलचट्टे तो आप समझ पा रहे होंगे, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो संतुलन है, बैलेंस है, अब बिगड़ना शुरू हो गया है। दीपके एंड कंपनी छात्रों के कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ रही थी, हीरो बन रही थी, और अब लाठी खाने वाले तमाम प्रदर्शनकारियों को उन्होंने किनारे लगा दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दीपके के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि दीपके ने अपने करीबियों और उनके करीबियों को पार्टी के पदों पर बिठा दिया और जो प्रदर्शन में लाठी खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जिल्लत सह रहे थे, उन्हें किनारे लगा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि दीपके एंड कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए उन तमाम छात्रों का इस्तेमाल किया, उन्हें बरगलाया, फुसलाया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिलहाल दीपके के गैंग में क्या चल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या कारण क्या है? तो पूरी तरह से कॉकरोच कुंभ में टूट है। तस्वीरें संभाजी नगर से आप देख पा रहे हैं। ये लोग उठकर आए थे दिल्ली, जंतर मंतर पर आए थे और कॉकरोच जनता पार्टी का झंडा लेकर आवाज लगा रहे थे, लेकिन आज उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। रिपोर्ट देखिए। सीजेपी में दो फाड़। विरोध नहीं, हम अनशन कर रहे, आज से हमने अन्न जल छोड़ दिया। भीतर खाने बड़ा तकरार। नहीं है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है। करीबियों को सम्मान। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। लाठी खाने वालों का अपमान। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट। जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्रों को बरगलाने वाली सीजेपी में दो फाड़ हो चुकी है। आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर खूब अपना पराया हुआ है। चेहरों और चहेतों को देखकर उन्हें पदवी दे दी गई है, तो जिन्होंने जंतर मंतर पर संघर्ष किया उन्हें ठग लिया गया है।
ये आरोप लगाया है जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से झंडा उठाने वाले उन सदस्यों ने जिनका भरोसा कॉकरोचों की कारस्तानियों से उब चुका है। आप अपने घर में अपने कजिन को मीटिंग में बिठाते हो, विवेक और संदीप नाम के, आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ आंदोलन में थे उनको मीटिंग में बिठाते हो और वो लोग डिसीजन करके देश को बताएंगे कि हम ये करेंगे। ये गलत है। पूरा डेमोक्रेटिक वे में ही मूवमेंट बनना चाहिए। 40 दिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, एक भी दिन अपने घर नहीं गए, वहाँ पे रह के भी जो भी चीजें थी, और वहाँ पे इतना समय देने के बाद भी आप सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों इन कर रहे हैं? एक कहावत है कि सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा। सीजेपी के भीतर उपजे विवाद उसके मूल में शामिल बीमारी को बता रहा है। अब अभिजीत दीपके के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है तो जंतर मंतर पर साथ नारा लगाने वाले दीपके के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल है कि आंदोलन में सक्रियता के बावजूद संगठन में जगह क्यों नहीं दी गई? संगठन की बैठकों से छात्रों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? संगठन में शामिल सदस्यों से पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई? समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? बाहरी रसद पर भारत को नेपाल और संसद को उखाड़ने की बात कहने वाले लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहा है। सीजेपी में शामिल छात्रों का भ्रम टूट रहा है। वे ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि सीजेपी के भीतर अपने कुछ खास लोगों के साथ देश विरोधी एजेंडा चल रहा है, इसलिए कहीं बात लीक ना हो जाए। यही कारण है कि बाकी सदस्यों को कोर मीटिंग से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन अब सीजेपी का काला चिट्ठा सामने आ चुका है और ये शोर इसी बात का प्रमाण है। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। तो मोह भंग हो रहा है, मोह भंग हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। सीजेपी के अंदर जो चल रहा है उसमें अब अधिकार की मांग हो रही है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। रिपब्लिक बराबर कह रहा था इस बात को कि समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है वो एक खास गैंग काम कर रहा है। मत फंसिए। दिन रात जगा रहे थे, समझा रहे थे, जागरूक कर रहे थे, लेकिन असर कहां हो रहा था? अब पता चल रहा है कि किस तरीके से ठगा गया है। चलिए, दीपके पर गलतफहमी हावी है तो उधर झारखंड की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर अहंकार हावी। जेपीएससी में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आज 13वां दिन, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत की पहल नहीं की गई। मुख्यमंत्री ये जरूर बोल चुके हैं कि क्या सीना चीर के दिखा दें। वो ये भी कह चुके हैं कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन मजाल है कि वो या फिर उनका कोई भी प्रतिनिधि जाकर उन छात्रों से बात कर ले जो जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे। मान घट जाएगा, आपका सम्मान घट जाएगा। जाइए ना सर, या सिर्फ जंतर मंतर पर ही जाने का मन है, वहीं के लिए आवाज उठाएंगे। खैर, इन धांधली के आरोपों के बीच एक और चौंकाने वाली बात हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि झारखंड में सिस्टम के नुमाइंदों ने सरकारी नौकरियां बेच दी। मतलब वाकई बेच खाई। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए लाखों रुपए दिए गए और ऐसे लोगों को नौकरियां दे दी गई जो योग्य तो थे ही नहीं। उनमें कई तो झारखंड के थे, लेकिन झारखंड के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें उसमें शामिल किया गया, उन्हें भी पकड़कर नौकरी दे दी गई। और रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसके सबूत दिखा दिए। बीजेपी को इसी तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी। एक दिन पहले जब पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने यही मुद्दा उठाया और अब ये रांची में चर्चा का विषय बन चुका है कि भाई बाहर से बुलाकर नौकरियां दे दी, लेकिन झारखंड वालों को ठेका दिखा दिया। देखिए रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे में एक नया एंगल सामने आया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई गई। जो भी ट्रिपल कंपनी एग्जाम जितना ली है वो उसको रद्द कर दी है। और एक अभय तिवारी नाम का आदमी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वो जो एग्जाम में बैठा है, बहुत सारे एग्जाम में वो बैठा है, असम में वही टॉप किया है, सबसे अधिक वही नंबर लाया है। परीक्षा धांधली के अलावा आगे की व्यवस्थाओं में भी बदलाव हो, इस तरह की मांग है सर कि कम से कम जो भी, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई छात्र क्यों ना हो, यदि कोई संलिग्ध पकड़ा जाता है परीक्षा में, पेपर लीक में, जो पेपर सेटिंग पकड़ा जाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये आरोप हवाई नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई सबूत पेश किए।
उन दस्तावेजों के मुताबिक जेपीएससी के तहत हुई परीक्षा में हरियाणा के 2 छात्रों का सिलेक्शन हो गया। मतलब जो झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, उन्हें ही नौकरी दे दी गई। इसके अलावा एक गैंगस्टर तक को नौकरी दे दी गई। दावा है कि उस गैंगस्टर पर यूपी में 25,000 का इनाम घोषित है। कि हरियाणा का 2 कैंडिडेट हैं जो कि पिछले जेपीएससी 2023 में वो सिलेक्ट हुए हैं, और आज जो हमको एविडेंस जो प्राप्त हुआ है उसमें 2 जगह पर, एक यूपी में और एक हरियाणा में, उस पर मुकदमा दर्ज है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। वैसे अपराधी तत्व के लोग हमारे झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। हमको जैसा पता चला है कि वो एसडीएम के पद पर देवघर में कार्यरत हैं। नाम विकी और एक रवि कुमार हैं। एक दिन पहले राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जब छात्रों के बीच पहुंचे थे, तब उन्होंने भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कैश के बदले नौकरी बेचने के आरोप लगाए थे। सब लोगों ने ये महसूस किया है, जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है। मतलब ये कोई दबी छिपी बात नहीं, झारखंड में सरकारी नौकरियां बेची गई। कम से कम छात्रों का तो यही मानना है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती। झारखंड की सरकार अपनी गलती मानने के बजाय पूरे ताव से कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, छोटी मोटी गड़बड़ी पर एक्शन लिया जा चुका है। यानी सरकार की नजर में ये काफी है। सीबीआई जांच तो ऑलरेडी हो चुका है। इसकी मांग फांसी एक बार ना होता है भाई, सजा एक बार ना होती है। एक बार सीबीआई की जांच हो चुकी है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद हम लोग हर चीज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घर में छापा मारवा लो अगर हम पे सके तो। सेटिंग वेटिंग नहीं चलता, सेटिंग वेटिंग नहीं चलता। इस मुद्दे पर झारखंड की सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार में तो वो भी भागीदार है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रांची के छात्र प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो डैमेज कंट्रोल करते दिखे। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम और राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि दरवाजे खुले हैं, प्रदर्शनकारी आए और बात करें। कांग्रेस भी बातचीत से रास्ता निकालने की बात कह रही है, लेकिन ये सब ढकोसला है। और इस बात का सबूत दे दिया झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, जिन्होंने कह दिया कि छात्रों से बात करने के लिए कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई। गलत सूचना है आप सबों को या हमारे सम्मानित मीडिया को, अगर इस प्रकार की सूचना है तो वो गलत है। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडे जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं, और जहां तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री का यह बयान विपक्ष की नीयत का सबूत देने के लिए काफी है। ये मानसिकता बताती है कि जो छात्र विपक्ष के एजेंडे को पोषित ना करें, उनका प्रदर्शन बेकार है। उससे किसे मतलब है। जो लोग जंतर मंतर पर दंगाइयों की तबीयत पूछते नहीं थक रहे थे, उन्हें रांची जाने की फुर्सत तक नहीं। कितने तमाशे किए। कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाज़त नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहां पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कंगना रणौत को सुन रहे थे आप। हालांकि सोरेन सरकार अभी भी तोते की तरह वही बात रट रही है। सीआईडी जांच हो रही है, सरकार सीरियस है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। और यही तो नीट के वक्त भी हो रहा था।
हेमंत सरकार का कहना है कि 19 आरोपी दबोचे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने नीट के मामले में एनटीए के 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। समझ रहे हैं आप, दोगुने से भी ज्यादा। लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था और यहां तो छात्रों की मांग सीआईडी जांच की है। कराकर देख लीजिए, सीआईडी जांच हो जाएगी तो आपको सीना चीरकर भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहूलियत है ना। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने क्या चुना? सीबीआई जांच मामले में जांच कर रही है और लगातार सीआईडी की तरफ से गिरफ्तारी भी हो रही है। मेरी मौजूदगी भी इस वक्त रांची के ठीक सीआईडी ऑफिस की है, जहां पे बीते दिनों 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जो जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा करवाने वाली कंपनी थी, उसमें वो संचालक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, लेकिन उसने भी ये परीक्षा जो है वो पास कर ली, जिसके बाद तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर अब देखिए जो स्टूडेंट है, एक तरफ सीआईडी की जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मांग को लेकर के अड़िग है। अगर हम बताएं तो ये सारी गिरफ्तारी जो है, कुल संख्या की बात करें तो 19 लोगों की इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां सीआईडी की तरफ से की जा रही है, जिसमें लोहरदगा, रांची और अलग अलग और लखनऊ से भी एक गिरफ्तारी हुई है। चलिए, सीबीआई चाहिए और मिल रहा है सीआईडी। हालांकि सोरेन सरकार के सीआईडी ने जिन लोगों को दबोचा, उनमें कई परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चे बेवजह ही उठा लिए गए, जबकि वो तो मेहनती थे, अपने दम पर नौकरी निकाल कर लाए। तो सवाल है कि कहीं कार्रवाई के प्रेशर में औने पौने हिसाब से किसी को भी तो नहीं नाप दिया गया। सुनिए आप क्या आरोप लगा रहे हैं सरकार। मौजूदगी इस वक्त रांची के धुरवा की है, जहां पे बीती रात सीआईडी ने मनोज को यहां से गिरफ्तार किया है। दरअसल मनोज भी जेपीएससी के लिए ही तैयारी कर रहा था। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उसने सफलता भी हासिल की। मनोज की जो गिरफ्तारी है वो इसी घर से सीआईडी ने की थी। फिलहाल अगर हम घर पे बात करें तो घर पर देखिए कोई बात नहीं करना चाह रहा है, परिवार काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीआईडी ने भी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी ने इस पूरे मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जो है वो लगातार अब जारी है कि आखिर इस पूरे कड़ी में कौन लोग थे, कितने लोग शामिल थे, क्या कुछ हुआ था। अगर एक बार हम देखें तो कोई है क्या बाबू बात करने के लिए घर पे? कोई है? दादी जी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे। खाली मनोज पढ़ाई में कैसे थे, कैसे हैं पढ़ाई में? अभी जैसे सीआईडी उनको लेके गई है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या कोई गलती हुई उनसे या गलती अब हुआ जो जानेगा वो है, हम की जाने। वो तो पढ़ाई लिखाई में रात दिन लोग लग रहे हरदम। तो ये मनोज की माता जी, ये उनका परिवार यहाँ पे, और देखिए इसी घर में मनोज पढ़ाई करते थे, तैयारी काफ़ी सालों से वो कर रहे थे। लेकिन ऐसे में देखिए जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो परीक्षा का जो परिणाम आया है उसमें कई गंभीर सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। आ गई बड़ी खबर यह है कि रांची में छात्रों से मुलाकात पर पेंच फंस चुका है। अब देखिए इसमें क्या पेंच फंसा है। पत्रकार कानूनविद को ले जाने पर पेंच फंसा है। सरकार इनको नहीं बनाना चाहती बातचीत का हिस्सा, यानी बाहर चीजें आए ही ना। छात्रों ने डेलीगेशन में पत्रकार भेजा, कानूनविद का नाम रखा, और यही कारण है कि सरकार समय और लोकेशन नहीं दे पा रही है। यानी सरकार को लगता है कि वो बड़े ही आसानी से इन छात्रों को समझा बुझाकर फुसलाकर वहां से भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्रों ने भी मिलने वालों का, डेलीगेशन में जिन लोगों को शामिल किया उसमें पत्रकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। कहने का मतलब ये कि समझदार लोगों की टोली जाएगी और सरकार को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच जिस पेंच की बात कर रहे हैं वो पेंच सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पत्रकार कानूनविद को ले जाने पर यह पेंच फंस चुका है। चलिए, रांची में आंदोलन चल रहा है, लेकिन संभल में क्या हो रहा है इस पर जरा हम आते हैं। संभल में क्या है? संभल में हो रहा है कि वहां पर अब जो धुंधलापन था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यूपी विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसने संभल हिंसा मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 2024 में संभल में हुई हिंसक झड़पों को लेकर यह दावा किया गया कि यह सब प्री प्लान था, मतलब सब कुछ पहले से तय था
और इस हिंसा के आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर, जिन्होंने सर्वे के दौरान मस्जिद का नाम लेकर मुस्लिम आबादी को बरगलाया था। पूरा मामला क्या है, कैसे बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, देखिए। यूपी के संभल में 2024 में हुई हिंसा का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। जांच के लिए बनाए गए आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसने संभल हिंसा का पूरा खेल उजागर कर दिया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि संभल में हुई हिंसक झड़प कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये प्री प्लान साजिश थी। यूपी विधानसभा के पटल पर रखी गई इस 369 पन्नों की रिपोर्ट ने उन दावों पर मुहर लगा दी जो प्रशासन शुरू से कह रहा था। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है, संभल में माहौल बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की प्लानिंग महीनों पहले से की जा रही थी। भीड़ को सुनियोजित तरीके से उकसाया गया। सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच जानबूझकर गलत और डरावनी जानकारियां फैलाई गईं ताकि लोगों को गोलबंद किया जा सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई, उन्हें पुलिस की गोलियों से नहीं बल्कि उपद्रवियों की आपसी क्रॉस फायरिंग या हथियारों से चोटें आई थी। आरोप है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को उकसाने का काम किया। इसके अलावा सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने मिलकर भड़काऊ भाषण दिए। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए, पहले तो जांच में देख लें कि इसके दौरान जो 4 मौतें हुई हैं, पुलिस के 28 कर्मचारी अधिकारी घायल हुए और जिनमें 7 को गनशॉट इंजरीज हैं। लेकिन जो 4 मौतें हुई वो पुलिस की फायरिंग या पुलिस के बल प्रयोग में नहीं हुई है। इसका मतलब आपस की गोलीबारी में ये मौतें हुई हैं। ये पूरी तैयारी से आए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और इनकी जो भी मांगे थी वो पूरी तरीके से असंवैधानिक थी। इस कमेटी ने वहां की पुलिस और प्रशासन के धीरज, धैर्य और सूझबूझ और परिपक्वता की प्रशंसा की है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मंच से दिया बयान मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, यही भीड़ को भड़कने का कारण बना और इसी के बाद उन्मादी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। दावा है कि 21 नवंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुपों के जरिए 22 नवंबर की नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की गई। मन्नत नाम से एक अन्य ग्रुप का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 7:35 पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। आयोग का दावा है कि सुबह करीब 8:40 तक 10,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और इसके बाद पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। आयोग ने कहा है कि कुछ बाहरी चेहरे भी हिंसा में सक्रिय थे। रिपोर्ट में फरार गैंगस्टर शारिक साठा का नाम भी सामने आया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के बयानों और सर्च ऑपरेशन का उल्लेख किया गया है, जिसमें घटनास्थल से विदेशी निर्मित कारतूस मिलने की बात दर्ज है। इस मामले में शक के घेरे में सबसे बड़ा नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। हालांकि बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की। बिल्कुल सच्चाई से परे है एसआईटी की रिपोर्ट। उसके अंदर अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों की शायद ऐसी मिसालें हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में भी बहुत ही कमी देखने को मिलेंगी, जहां हमारे लोगों की ही जान गई, हमारे ही निर्दोष लोग 100 से ज़्यादा जेलों में रहे और घायलों की लंबी तादाद रही और फिर उसके बावजूद आज उन्हीं को अपराधी बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है सोची समझी साजिश के तहत इस एसआईटी का गठन किया गया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अगर ऐसी रिपोर्ट आनी थी तो जो लिखित बनी हुई एक कहानी की एक स्क्रिप्ट के तौर पे थी तो उसको ऐसे पेश कर दिया जाता और सरकार को 1 साल एसआईटी की रिपोर्ट जमा हुए हो गया। 1 साल बाद अब याद इसलिए आई है पटल पर रखने के लिए विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे संभल के लोगों की, हमारी कम्युनिटी की इमेज खराब करने की प्रयास है। बर्क का नाम शुरुआत से ही संभल हिंसा से जुड़ा रहा है। आरोप है कि मस्जिद वाला बयान बर्क ने ही दिया था, लेकिन अब वो इसे अपने खिलाफ साजिश बताने पर तुल गए। हालांकि बीजेपी ने इस पर उन्हें निशाने पर लेने में देर नहीं की। अराजकता और उद्दंडता की आपराधिक सोच के साथ, आपराधिक साजिश के साथ समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की किसी भी षड्यंत्र साजिश को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
और जो लोग जो है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने सियासी स्वार्थ के लिए, सांप्रदायिक उन्माद के जरिए जो है समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं या किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कड़े से कड़े ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि और लोगों के लिए भी वो सबक हो। पहले इस अराजकता और उद्दंडता की आपराधिक साजिश करेंगे, बाद में कहेंगे जी हमारे साथ तो जो है वो इमोशनल अत्याचार हो रहा है। तो ये जो इमोशनल अत्याचार का जो विक्टिमहुड कार्ड है, ये कोई नया नहीं, इनका हमेशा है। संभल हिंसा का सच अब सबके सामने है। 24 नवंबर 2024 की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और पुलिस के कई अधिकारी घायल हुए थे। इस मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें 2750 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया। 1 दिसंबर 2024 को आयोग ने पहली बार हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके बाद जनवरी और फरवरी 2025 में गवाहों, अधिकारियों और पक्षकारों के बयान दर्ज किए गए। तत्कालीन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की गई। 5 अगस्त 2025 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। 1 साल बाद 5 अगस्त 2026 को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इस रिपोर्ट को अनुपूरक बजट के साथ सदन में पेश किया। और इसके बाद जियाउर रहमान बर्ग पर गिरफ्तारी का संकट है, क्योंकि योगी राज में कानून सबके लिए समान है और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। तो यूपी के साननपुर में पुलिस ने कांवड़ और डीजे की नपाई कर दी। सीएम योगी ने क्लियर निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कांवड़ यात्रियों के सम्मान का ख्याल रख रही है। उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन कानून से बढ़कर कुछ नहीं। जो कानून तोड़ेगा उसे दंड भुगतना होगा। और कुछ दिन पहले जब मुहर्रम से पहले ताजियों की नपाई चल रही थी, तब यूपी के मौलाना और मुस्लिम नेताओं ने खूब हल्ला मचाया। आरोप लगाए थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ताजिए नापे जा रहे हैं। लेकिन अब सब खामोश है, सबके मुंह में दही जमी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि इस बीच मौलाना साजिद रशीदी जरूर बोल रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, जब तब बोल रहे थे, अब भी बोलना चाहिए था, क्योंकि नपाई तो अब भी चल रही है, कांवड़ यात्रा हो रही है, कांवरियों को भी सहूलियत हो, बाकी लोग भी यात्रा कर पाए, यही तो चल रहा है। और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। उत्तर प्रदेश में न्याय की भाषा बोली जाएगी। चलिए, मौलाना साजिद रशीदी की बात हमने कही, उन्होंने कुछ कहा। वो जब जब बोलते हैं तो सनातन के खिलाफ जहर उनकी जुबान पर होता है। इस बार भी यही हुआ। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों पर जुबानी हमला तेज कर दिया। उन्होंने कांवड़ उठाने वाले शिव भक्तों को आतंकी कहता है। जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें, वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? ज़रा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। चलिए, एक शब्द में आतंकवाद से जोड़ दिया। मौलाना साजिद रशीदी की जुबान से निकला हुआ यह जहर बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी क्या, ये बात तो किसी के भी गले नहीं उतर सकती। बीजेपी ने साजिद रशीदी को घेर लिया। वो तो उनके लगता है कि उन्होंने शायद होश में नहीं दिया होगा। उन्होंने कोई भी इस प्रकार का बात तो कोई नशे की हालत में बोल सकता है। अब क्योंकि नाम के आगे मौलाना ला, मौलाना का मैं स्वयं मौलाना शब्द का आदर करता हूँ, इसलिए उसको नहीं कहूँगा। तो लगता है ये नकली मौलाना है, वही इस प्रकार की बातें कर सकता है। असली तो सब एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। तो बात निकली दूर तलक चली गई। और इसी मुद्दे पर तेलंगाना के फायर ब्रांड विधायक टी राजा का क्या कहना है, उन्हें भी सुनना जरूरी। संस्कृति पे, हमारे हिंदू त्योहारों पर, हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले तुम हमें सजेशन मत दो, तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, उनको सजेशन दो जो आपकी हरी किताब पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं।
तुम उन मुसलमानों को संदेश दो जो मदरसाओं में पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं। तुम उन मुसलमानों को समझाओ, सजेशन दो, जो डॉक्टर बनने के बाद में भी आतंकवादी बनकर आम जनता के बीच में जाकर बम फोड़ रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं। तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, ना कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे कावड़ यात्रियों पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लो। चलिए बात करेंगे माफिया सरगना अतीक अहमद के 5वें बेटे, जिसकी आज एक सड़क हादसे में मौत हुई। चलिए अब ये कहां से ये मामला शुरू होता है, क्योंकि 13 अप्रैल 2023 की तारीख थी जब तीसरे बेटे असद का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था, और कैसे कैसे ये श्रृंखला बढ़ती चली गई। कुल 5 बेटे थे, 5 में से 2 इस दुनिया में अब नहीं। बाकी की बात रिपोर्ट। कर मौत के मुहाने में समाते उन चेहरों से जिनका अतीक से गहरा वास्ता था, अब उसका परिवार मौत के एक एक झटकों से टक्कर खाकर खत्म हो रहा है। खबर है कि कार दुर्घटना में अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हुई है। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास की घटना है। पुंछ थाना क्षेत्र के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झांसी जेल में बंद भाई से मिलकर वो वापस लौट रहा था। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे, और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, तो वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए? हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं। उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई। अतीक के बेटे की मौत एक दुर्घटना है, तेज रफ्तार का कहर है, लेकिन याद करना होगा उस दौर को भी जब अतीक ही हर कहानी की शुरुआत और हर कहानी का अंत होता था। लेकिन अतीक का बिखरता परिवार एक माफिया डॉन के अंत की कहानी से कहीं ज्यादा उस दौर का अंत है जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ता था। पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी रूप में अतीक के कुकर्मों की सजा भोग रहा है। अतीक का रसूख उसकी दहशत की जमा पूंजी थी, लेकिन दौर अब धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो रहा है। बंदूक और बाहुबल का अंजाम अपने अवसान पर है। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के पूरे परिवार को देखें तो मोहम्मद उमर अहमद, जो कि अतीक का बड़ा बेटा है, वो लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद, वो झांसी की जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद अहमद, जिसे 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। चौथा बेटा अहजम अहमद, जो रिश्तेदारों के पास है। 5वां बेटा अबान अहमद झांसी जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कुल मिलाकर अतीक ने ताकत, पैसा और प्रभाव का भ्रम पैदा कर एक साम्राज्य बनाने की कोशिश तो की, लेकिन इतिहास गवाह है, अंत अक्सर जेल, हिंसा, मौत या बिखरते परिवार के रूप में सामने आता है। और वही हुआ। अतीक के बेटे अबान की गाड़ी पलट गई। पुलिस का कहना है कि गाड़ी ओवर स्पीड थी,
इसी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से जा टकराई। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज़ थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।